नमस्कार, मनी गुरु की इस खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं स्वाति रायना। त्योहारों में खुशी, शॉपिंग और सेलिब्रेशन सब जरूरी है, लेकिन इन खुशियों के बीच अक्सर बजट बिगड़ जाता है। फेस्टिव ऑफर्स, डिस्काउंट और जीरो कॉस्ट ईएमआई जैसे लुभावने ऑफर्स आपके खर्च को और बढ़ा देते हैं। लेकिन सवाल ये कि त्योहार की शॉपिंग को स्मार्ट तरीके से कैसे करें और कैसे बनाएं बचत और खर्च में संतुलन। बताएंगे फेस्टिव ऑफर पर समझदारी से खरीदारी का तरीका। इसी पर बात करने के लिए दो खास एक्सपर्ट्स हमारे साथ हैं। ऑप्टिमम मनी के एमडी पंकज मटपाल और कंप्लीट सर्कल कैपिटल के सीनियर पार्टनर विकास पुरी। पंकज जी और विकास दोनों का बहुत स्वागत करते हैं हम आज के इस खास कार्यक्रम में हमारे साथ शामिल होने के लिए। अब त्योहारी सीजन में अब लोग ज़्यादा से ज़्यादा एंजॉय करें, जीएसटी कट्स का को एंजॉय करें, उसका फ़ायदा उठाएं। जो टैक्स में बचत हुई उसको भी, वो भी एक डबल वैमी है उनके लिए, डबल बोनस है। तो बहुत सारी खुशियाँ इस त्योहारी सीज़न है। पंकज जी, तो इसका फ़ायदा इस त्योहार सीज़न में कैसे उठा सकते हैं तमाम लोग, जो कि जिन्होंने इस बार सोच लिया है कि इस बार का जो त्योहार है वो बम्पर और शानदार होने वाला है? स्वाति जी नमस्कार, विकास जी नमस्कार। स्वाति जी सही कहा आपने। देखिए इस बार बहुत सारी चीज़ें हुई हैं जिसकी वजह से एक कंज्यूमर के हाथ में या कस्टमर के हाथ में पैसा हो सकता है। क्योंकि हम बात करें यदि टैक्स की, तो इस बार क्योंकि जो टैक्स में नए प्रावधान हुए, जो रेट्स चेंज हुए, जो अब इफेक्टिव हैं इस फाइनेंशियल ईयर में, उसके हिसाब से आपको काफ़ी बचत हो रही है। साथ ही जैसा आपने कहा, जीएसटी के रेट्स रिवाइज हुए, जिसकी वजह से काफ़ी चीज़ें सस्ती हो सकती हैं, होने की उम्मीद है। और कई चीज़ों हम देख रहे हैं, कई चीज़ों पर पहले से दाम कम कर दिए गए हैं। तो यदि पैसा आपके हाथ में बच रहा है और त्योहार में सेलिब्रेट करना है, एंजॉय करना है, आपको गैजेट्स या होम अप्लायंसेस बाय करने हैं, तो आप बिल्कुल करेंगे। लेकिन जैसा त्योहारों में हम नई चीज़ें खरीदते हैं, उसी तरह से कुछ पैसे को आपको अपने भविष्य के जो गोल्स हैं, उसके लिए भी बचाना चाहिए। तो पैसा बच रहा है, आप बिल्कुल प्रेजेंट को एंजॉय कीजिए, त्योहारों में खर्च कीजिए पैसे को, लेकिन पूरा पैसा खर्च करने के बजाय आपको थोड़ा पैसा अपने जो भविष्य के गोल्स हैं उनके लिए भी संभाल कर रखना चाहिए। बिल्कुल, तो तभी हम कहते हैं त्योहार पर बजट ज़रा संभाल के। आपके पास मौके बहुत सारे हैं खर्च करने के, लेकिन क्या आपने वो मौका तलाशा है कि इस त्योहार में आप एक नया निवेश भी शुरू करें? इसी पर हम आगे और ख़ास चर्चा करेंगे, क्योंकि आपने त्योहारी ऑफ़र्स की बात की। मैं विकास आपसे इस बात को समझना चाहती हूँ। हम देखते हैं कि त्योहार पर ऑफ़र्स की भरमार होती है। इस बार तो पहले ही शुरू हो गया कर्टसी जीएसटी कट्स, और उसके बाद पहले ही सोचा तमाम कंपनियों ने कि हम सौगात पहले तो सरकार ने सौगात दिवाली से पहले दे दी, नवरात्र से ही। उसके बाद अब तमाम कंपनियों ने सोचा कि हम भी इसका जो बेनिफिट है वो पहले से ही पास ऑन कस्टमर्स को करना शुरू कर दिया। अब देखिए गाड़ियाँ सस्ती होनी शुरू हो गई, धीरे धीरे प्रोडक्ट्स के भी दाम भी अब काफ़ी कंपनियों ने बता दिए कि उस पर कटौती होगी। तो सेलिब्रेशन के बहुत सारे मौके लोगों के पास है, पर ये समझना ज़रूरी है फेस्टिव ऑफर्स में हम ओवरबोर्ड ना हो जाए, ज़रूर से ज़्यादा खर्च ना करें। क्या उसके लिए करने की ज़रूरत है, और क्या हमेशा हर एक फेस्टिव ऑफर क्या वाकई वही होता है जो दिखता है? धन्यवाद स्वाति। नमस्कार पंकज सर। स्वाति बिल्कुल सही आपने ये बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा है आपने उठाया, क्योंकि जनरली जो एक इम्पल्सिव बिहेवियर होता है हम लोगों का, और उसमें क्या होता है कि जैसे दिवाली एक बहुत बड़ा त्योहार है, और उस इम्पल्सिवनेस में कि हमें ये त्योहार बड़े अच्छे से मनाना है, और हम बहुत ही अनाप शनाप खर्चे करने लग जाते हैं, और अपने जो बजट डायरी होती है उसको पूरा डिस्टर्ब कर लेते हैं। और हमारे एक टीचर थे, वो हमें बोला करते थे कि जिसकी जेब में पैसे हैं और जिसके बैंक अकाउंट में पैसे हैं वो अमीर है, अमीर वो नहीं जिसने बहुत ज्यादा खर्चा कर दिया। और जाहिर सी बात है, अगर किसी व्यक्ति ने 8 से 10 लाख रुपए की कार चला रहे हैं और सर पे कोई लोन नहीं है, और कोई व्यक्ति मर्सिडीज भी अगर चला रहे हैं और 50-60 लाख का लोन लिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है ज्यादा पीसफुल और हम ये बोलेंगे अमीर वो है जिसके सर पे कोई लोन नहीं है। तो जो त्योहारों का जो सीजन आता है, देखिए स्वाति, हर एक कंपनी अपने अपनी तरीके से लोगों को लुभाने के लिए नए नए ऑफर लेके आएंगे। लेकिन क्या हर ऑफर को लेना हमारे लिए जरूरी है? ये बात कभी भी ऐसा लागू नहीं होती है। बिकॉज हमारी जिंदगी की जो जुड़ी हुई चीजें हैं, जैसे हम दिवाली की अगर हम बात करते हैं, आप एक लिस्ट डाउन कर लीजिए कि दिवाली में हमें गिफ्ट्स खरीदने हैं, हमें कपड़े खरीदने हैं, या हमें मिठाइयाँ खरीदनी है, लाइटिंग करनी है अपने घर की, इलेक्ट्रॉनिक्स का कोई सामान खरीदना है, या ट्रेवल करना है, तो लिस्ट जो है वो खत्म ही नहीं होगी।
और उस लिस्ट में मैंने जितनी चीजें बोल भी दी होंगी, उन हर चीजों से जुड़े हुए जो आपके सर्विस प्रोवाइडर हैं, वो तो नई नई स्कीम्स, नई नई ऑफर लेके आएंगे ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों को अट्रैक्ट करें। बट हमें कहीं ना कहीं ये देखना है कि अगर तेज हाईवे पे हम चल रहे हैं तो कहाँ हमें अपनी स्पीड कम करनी होगी, कहाँ वो स्पीड ब्रेकर लगाना होगा कि किसी तरह का एक्सीडेंट ना हो। फाइनेंशियल एक्सीडेंट की बात कर रहा हूँ यहाँ पे मैं। तो ये जानना बहुत जरूरी है कि जब मैं खर्चे करने जा रहा हूँ इस दिवाली पे, मुझे लगता है कि बेस्ट तरीका ये है कि आप लिस्ट डाउन करिए कि आपके खर्चे किस किस चीजों में होंगे और कहाँ मैं कम से कम करूं। हम ये नहीं कर रहे हैं कि आप मिठाई ना खरीदिए या लाइट्स ना लगवाइए, लेकिन हाँ, अपने बजट में रहते हुए कितनी लाइट्स लगवानी है, कितनी मिठाइयां खरीदनी है, कितने कपड़े खरीदने हैं, उसकी लिमिट को तय करना बहुत जरूरी है। तो ये अगर आपने तय कर लिया तो मुझे लगता है कि वो दिवाली जो है वो एक दिवालिया वाले सिचुएशन में ना लेके जाए आपको, उससे आप बच जाएंगे। बिल्कुल, तो आपको अपने पे खर्च जो करना है उसको थोड़ा-सा कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अपनी इच्छाओं को दबाना नहीं है, पर डेफ़िनेटली जो ज़रूरतें हैं उसको भी पूरा करने की नीड है इस टाइम पर। मैं समझना चाहती हूँ आपसे पंकज जी, यहाँ पर सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है क्रेडिट कार्ड का यूज़ भी। अब क्रेडिट कार्ड हमारे पास एक ऐसा बेहतरीन टूल है जिससे हम ख़रीदारी कर सकते हैं ऑन द स्पॉट, लेकिन आप उसका उसका जो उसकी कीमत बाद में चुका सकते हैं। पर आम तौर पर ऐसे मौक़ों पर क्रेडिट कार्ड से जो ख़रीदारी होती है वो कंट्रोल से कई बार थोड़ी बाहर हो जाती है, क्योंकि हमें चाहिए बहुत सी चीज़ें त्योहार के टाइम पर, इच्छाएं भी पूरी करनी है और इस टाइम पे ऑफ़र भी ऐसे होते हैं कि आप उसको रेजिस्ट नहीं कर सकते। तो एक तो क्रेडिट कार्ड यूज़ पर कंट्रोल कैसे करें, और जैसे रिपोर्ट भी आई कि कितना ज़्यादा क्रेडिट कार्ड का इस्तेमाल बढ़ा है और उसका डिफ़ॉल्ट भी बढ़ा है। तो क्रेडिट कार्ड पर कंट्रोल रखना कितना इंपॉर्टेंट है, और ओवर स्पेंडिंग के रिस्क क्या हो सकते हैं क्रेडिट कार्ड के त्योहार पर? बिल्कुल, देखिए स्वाति जी, पहली बात तो ये है कि हर व्यक्ति को एक प्लानिंग करनी चाहिए। हम जानते हैं कि अगर फाइनेंशियल ईयर, हम कैलेंडर ईयर की बात करें तो जनवरी से लेके जून तक कम त्योहार होते हैं, लेकिन एक बार रक्षाबंधन से शुरुआत होती है और उसके बाद गणेश चतुर्थी और उसके बाद में फिर नवरात्रि, दिवाली, क्रिसमस, ये सब त्योहार स्टार्ट हो जाते हैं। तो पहली बात तो ये है कि आपको प्लानिंग करनी चाहिए ताकि आप शुरुआत से ही प्लानिंग करके चलें, आपके पास इस वक्त के लिए पैसा हो जब आपको ज्यादा त्योहार मनाने हैं। दूसरी बात यह है कि यदि प्लानिंग नहीं भी की है, हम कह रहे हैं कि इस बार क्योंकि इन्फ्लेशन भी कम है, इंटरेस्ट रेट भी कम है और जीएसटी और इनकम टैक्स के रेट रिवाइज हुए हैं, आपके हाथ में पैसा है, लेकिन कई बार होता यह है कि ये जो बाय नाउ पे लेटर और क्रेडिट कार्ड पे आपके पास चॉइस है कि आप इस वक्त पर खर्च कर लें, बाद में पेमेंट करना है, और इस चक्कर में जब आप देखते हैं कि सेल लगी हुई है जहां पर आपको दिखाई दे रहा है कि 50% डिस्काउंट या उससे ज्यादा डिस्काउंट, तो आप कई बार जिन चीजों की जरूरत नहीं होती है उन्हें भी खरीद लें। तो जैसा विकास कह रहे थे अभी कि पहली बात तो यह है कि समझिए कि आपको जरूरत किस चीज की है, उसकी लिस्ट बनाइए। ये नहीं है कि आप खरीदने गए वहां पर एक कोई सामान और साथ में आप दो तीन सामान और भी खरीद लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो ये बहुत जरूरी है। दूसरी बात जो अभी भी आप कह रही थी कि जो लोग, देखा जा रहा है कि लोन के जाल में फंसते जा रहे हैं। स्वाति जी, आपको याद होगा हमने पहले भी शो किया हुआ है इस पर कि एक लास्ट ईयर सरल क्रेडिट करके जो एक फिनटेक कंपनी, उन्होंने एक सर्वे किया था और उसके बाद और भी सर्वे हुए जहां पाया गया कि 67% इंडियंस ने लोन लिया हुआ है और उसमें से 53% तो ऐसे यंग लोग हैं जिनकी एज अभी 30 इयर्स की भी नहीं हुई है, यानी कि यंग लोग भी बहुत लोन ले रहे हैं। और उसके अलावा एक ये भी पाया गया था कि 5 से 10% उनमें से ऐसे लोग हैं जो कि डेट ट्रैप में फंस चुके हैं, यानी कि वो ऐसे प्रोफाइल है शायद वो लोन को वापस भी नहीं कर पाए। तो इससे ये समझ में आता है कि ये लोन का जो आसानी से मिलना शुरू हो गया है, क्रेडिट कार्ड के जरिए आप खर्च कर सकते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं ये चीज आपको डेट ट्रैप में लेकर जा सकती है। और फिर हम यदि क्रेडिट कार्ड की बात करें तो यदि आप टाइम पर भुगतान नहीं करते हैं, ड्यू डेट पे पेमेंट नहीं करते हैं, तो डिपेंड करता है कौन सा क्रेडिट कार्ड आपके पास में है, लेकिन कई बार उसका जो रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है 30%, 40%, और कुछ केसेस में तो 50% जो इफेक्टिव रेट होता है सालाना, वो 50% तक भी आता है। तो इसके लिए जितना आप खर्च कर सकते हैं और उसको टाइम पर पे कर सकते हैं उतना ही खर्च करें। दूसरी बात, एक कार्ड का पेमेंट करने के लिए दूसरे कार्ड से उसको रोल ओवर करना या उसको क्रेडिट ट्रांसफर, उसको ट्रांसफर करना जो आउटस्टैंडिंग है, ये और भी गलत है। तो अपना बजट बनाएं
जितना आप अफोर्ड कर सकते हैं उतना ही खरीदें, और जिस चीज की जरूरत आपको नहीं है उसे तो आप बिल्कुल भी ना खरीदें। पर इस जरूरत को चाहत से या फिर चाहत से जरूरत को अलग कैसे किया जाए, ये जो डिफरेंशिएशन है करना कितना जरूरी है? विकास, जरा बताइए। हमारी जो वांट्स होती है, हमारी जो नीड्स होती है, कई बार उसमें एक बहुत ही थिन लाइन होती है जिसको हम नहीं समझ पाते हैं। तो खास तौर पर त्योहार के समय में अपनी चाहतों को जरूरत से अलग करना कितना जरूरी है, और हमारी लाइफ की चाहतें क्या है और जरूरतें क्या है, इसको कैसे डिफाइन करें? देखिए स्वाति, पंकज सर ने एक बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट दिया अभी, कि जून के बाद वाला जो हिस्सा है वो जनरली आपकी वांट्स वाली चीजों में आ जाता है, जैसे खूब सारे त्योहारों का इन्होंने नाम दिया। और अगर आप फर्स्ट हिस्से में देखें तो वहां पर जो हमारी जो नीड्स हैं उसमें बहुत सारी हमारी पेमेंट्स आती हैं, जैसे इंश्योरेंस प्रीमियम देना होता है, कार का इंश्योरेंस देना है, बच्चों की स्कूल फीस होती है जो आप न्यू फाइनेंशियल ईयर में आती है, उसके अलावा आप टैक्स लाइबिलिटीज आती हैं। तो यहाँ आप देखिए कि डिमार्केशन करना बहुत जरूरी है कि हमारी नीड्स क्या है। नीड्स वो हो गई जिसको आप अवॉइड नहीं कर सकते। सो फॉर एग्जांपल, इमरजेंसी फंड आपकी नीड है कि कल को कुछ ना कुछ अगर ऐसी सिचुएशन बन जाए कि 3 4 6 महीने के लिए आपका कैश इनफ्लो नहीं आ रहा है या आप जॉब नहीं कर पा रहे हैं किसी भी वजह से, तो आपके पास एक इमरजेंसी फंड हो, तो ये आपकी नीड है, ये होना ही चाहिए आपके यहाँ पे। दूसरा क्या हो गया, रिटायरमेंट के लिए जो आपको सेविंग करनी है, आपके सिप चल रहे हैं, उसमें आप कॉम्प्रोमाइज नहीं कर सकते कि मैं ये अपनी सिप्स को बंद कर दूं, बिकॉज अल्टीमेटली यही आपका जो सहारा है इन ऑड डेज में या जब भी आपको जरूरत पड़ती है। हेल्थ केयर की कवरेज चाहिए तो उसका प्रीमियम हमें देना है, तो वो भी हमारी नीड है, इसको हम अवॉइड नहीं कर सकते। हमें किसी तरह का अगर डेट रीपेमेंट करनी है, जैसे मान लीजिए हाउसिंग लोन लिया है, तो हम ये नहीं कह सकते कि चलिए 2 महीने दे देते हैं 3 महीने नहीं देंगे। तो आपको ये भी ध्यान में रखना है कि उसमें सिबिल का भी प्रॉब्लम आता है, तो वो भी आप अवॉइड नहीं कर सकते। अब बच्चों की एजुकेशन हो गई, वो भी आप ये नहीं कर सकते कि मैं डिले कर दूं कि बच्चे के 12th के एग्जाम है तो मैं बोल दूंगा ठीक है 2 साल बाद दे दीजिए, तो वो हो नहीं सकता। तो ये ऐसी चीजें हैं जो आपकी नीड के अंदर आती हैं, तो ये डिफाइन करना बहुत जरूरी है। वांट्स आपकी क्या होगी कि ठीक है, आपने जब इतनी मेहनत से आप पैसा कमा रहे हैं तो कुछ खर्चा आपको जरूर करना चाहिए, जैसे आपने कोई वेकेशन करनी है या कोई आपको थोड़ा लग्जरी करनी है अपने लाइफ में, गाड़ी को अपग्रेड लेके हो जाए या घर को अपग्रेड लेके हो जाए, या किसी तरह का आप चाहते हैं कि लग्जरी आइटम्स अपने लाइफ में इंट्रोड्यूस की जाए मोबाइल फोन्स को लेके। और उसके अलावा जैसे आप कुछ बहुत ही एक्सटेंसिवली ट्रैवल करने लग जाते हैं कि आई वांट टू एक्सप्लोर द वर्ल्ड, बट उस वर्ल्ड को एक्सप्लोर करने के लिए क्या आपने उतनी पूंजी जमा कर ली है कि ताकि अगर आपके इनफ्लोज और आउटफ्लोज में अगर मिसमैच होने लग जाए तो आपकी जो सेविंग्स हैं वो उसको कवर अप कर लें। तो ये वांट्स जो ऐसी चीजें होती है जो हम थोड़ी सी डिले कर सकते हैं, और वो वांट्स आपको तब उसके ऊपर स्पेंड करना चाहिए जब आपके पास उतना इन्वेस्टमेंट कॉर्पस या आपके मंथली कैश फ्लोज इस तरीके से हो कि उसके लिए भी आपने बजटिंग की हुई है और उसके लिए भी आप एक पैसा जमा करें जो आपको मालूम है कि ये साल के बाद में मेरे को खर्चा करना है। मैंने एक लिक्विड या अल्ट्रा शॉर्ट टर्म फंड में सिप चला ली है, वो सिप मेरी 10,000 रुपये महीना जाती है, 1,20,000 रुपया मेरा साल के एंड में जमा हो जाएगा। वहां से मैं 2 ट्रिप भी कर लूंगा, वहां से मैं 1 2 चीज जो होगी अपनी लग्जरी की ऐड कर लूंगा। लेकिन जो आपकी नीड्स हैं उसको आप बदल नहीं सकते हो, उसको आपको घर के अगर बिजली के बिल पे करने हैं, ईएमआईज देनी है, तो ये आप चेंज नहीं कर सकते, वो आपकी नीड्स हो गई। तो यहाँ डिफाइन करना बहुत जरूरी है। और जो मैं हमेशा बोलता ही हूँ कि जब तक आप अपनी डायरी पे या कहीं पे लिखेंगे नहीं, ऑल्दो हम डिजिटल वर्ल्ड में रहते हैं, डिजिटल चीजों को पुश करते हैं, बट ये एक छोटी एक्सरसाइज बहुत हेल्प करती है। मैंने बहुत सारे अपने जो हमारे क्लाइंट्स हैं उनके साथ ये एक्सरसाइज किया है, एंड दे आर रियली हैप्पी कि उसका एक अलग असर होता है कि जब आप पेन और पेपर से लिखते हैं तो आपको दिखता है कि मेरा कहाँ पैसा खर्च हो रहा है। फिर ये रियलाइज होता है कि मैंने तो ओटीटी के इतने सब्सक्रिप्शन ले रखे हैं, मेरी फैमिली में 3 लोगों ने और ले रखे हैं, तो हम क्यों लेके बैठे हैं इसको। तो छोटी छोटी जो हाइजीन होती है उसको अगर आप करेंगे तो आपको सामने दिख जाएगा कि मेरी जो नीड्स हैं वो अलग हैं, वांट्स अलग हैं, और मुझे किस तरीके से इसको डिफाइन करना है और किस तरीके से मुझे इसको आगे लेके जाना है। बिल्कुल। तो अपने नीड्स और वांट्स में अंतर को समझना बेहद ज़रूरी है अपनी फाइनेंशियल बजटिंग करने के समय। एक छोटा ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद समझेंगे कि इस त्योहार पर आपके लिए कौन से रहने वाले हैं काम के टिप्स, और निवेश की शुरुआत भी तो करनी है, तो कैसे फंड्स में आप करें इस त्योहार निवेश की शुरुआत। बने रहिए हमारे साथ। आज हम जान रहे हैं इस त्योहार कैसे बनाएं अपना बजट प्लान। हमारे साथ हैं विकास पुरी और पंकज मटपाल से हम आपके त्योहार की फाइनेंशियल प्लानिंग करा रहे हैं। कितना खर्च करें, कितना बचाएं, कितना निवेश करें, इस पर आज हम ले रहे हैं हमारे दोनों एक्सपर्ट्स के टिप्स। तो पंकज जी,
यही आप से अब समझना चाहेंगे, इस त्योहार अब जो काम के टिप्स हैं किसी भी व्यक्ति के लिए जो कि त्योहार को भी एंजॉय करना चाहते हैं और खर्च और बचत और निवेश के बीच में भी बैलेंस बनाना चाहते हैं, तो आपकी तरफ से वो काम के टिप्स क्या रहेंगे? बिल्कुल देखिए स्वाति जी, त्योहार के सीजन में देखा जाता है कि लोग नए चीज़ें, चाहे होम अप्लायंसेस हो, कार हो, या कई बार तो घर भी बुक करते हैं। ये सब चीज़ें की जाती हैं। तो साथ में मैं कहूँगा कि आपको इन्वेस्टमेंट भी करना है। आप एक एसआईपी बुक कीजिए, आप कुछ म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कीजिए, ये भी आपको करना चाहिए। और जिस तरह से त्योहार में हम देखते हैं कि आप घर का रिनोवेशन कराते हैं, उसी तरह से अपने फाइनेंशियल प्लान को भी रिनोवेट कीजिए, वो भी बहुत ज़रूरी है इस वक्त पर। तो आपने कहा बैलेंस बनाने के लिए। और साथ ही देखिए, अभी नवरात्रि के अवसर पर लोग उपवास रखते हैं, व्रत लेते हैं, और ये कहते हैं कि व्रत टूटना नहीं चाहिए। तो साथ में इससे एक बात और मैं कहूँगा कि आपका जो एसआईपी है, आपका निवेश है, वो भी टूटना नहीं चाहिए। जैसे आप कहते हैं कि व्रत टूटेगा तो मनोकामना पूरी नहीं होगी, तो अगर एसआईपी जो आप कर रहे हैं वो बीच में ब्रेक होगी, तो भी आपका जो गोल है वो अचीव नहीं होगा। तो इसके लिए ये ध्यान रखें, त्योहार की तरह ही आप इन्वेस्टमेंट को भी सेलिब्रेट करें, उसे करें। दूसरी बात जो अभी विकास जी भी कह रहे थे कि गुड लोन, बैड लोन और वांट्स एंड नीड्स, तो एक बात ध्यान रखें कि कोई भी चीज़ खरीदने से पहले ये जरूर देखें, अपने आप से सवाल पूछें कि जो मैं खरीद रहा हूं क्या मैं इसको अफोर्ड कर सकता हूं या नहीं कर सकता। यानी कि चाहे खुद के पैसे से कर रहे हैं या फिर आप लोन भी ले रहे हैं, पर क्या उसको आप टाइम पर रीपे कर पाएंगे, बहुत जरूरी है। और इसकी मुझे जरूरत भी है, या फिर क्योंकि मुझे ऑफर मिल रहा है, थोड़ा सस्ता मिल रहा है तो मैं ले रहा हूं। अगर वो जरूरत नहीं है तो कितना भी सस्ता हो, फिर आपको नहीं लेना चाहिए। साथ में एक बात और भी है, जो भी आप ले रहे हैं, क्या मेरे जो गोल्स हैं उससे अलाइन है कि नहीं है, इस बात को भी समझना जरूरी है। मैंने प्लान किया हुआ है, मुझे कार लेनी है, ठीक है, थोड़ी सस्ती मिल रही है, पैसा है, अभी ले लेते हैं, पर लेनी ही नहीं है अगर मुझे अभी, तो फिर बिल्कुल भी आपको नहीं लेनी चाहिए। ध्यान रखिए, लाइफ में असली डिस्काउंट वही है जो आपके भविष्य की जो चिंताएं हैं उसे दूर करे। नहीं तो डिस्काउंट देखकर यदि आप कोई चीजें ले रहे हैं और उससे चिंता बढ़ रही है, तो फिर वो चीज मेरे हिसाब से सेलिब्रेशन का पार्ट नहीं हो सकता है। यस स्वाति जी। बिल्कुल सर। और विकास, ये एक ऐसा टाइम होता है जब हमारे पास थोड़ा एक्स्ट्रा पैसा भी आता है, हम बोनस की बात कर रहे हैं और लोग पहले से ही प्लानिंग करके रखते हैं कि जब बोनस आएगा तो यहाँ पर खरीदारी करनी है, ये पैसा यहाँ लगाना है, थोड़ा पैसा इन्वेस्ट करना है। तो ये जो इस टाइम का जो एक एक्स्ट्रा खुशी है, उसका सही इस्तेमाल कैसे किया जाए? सिर्फ खर्च ही नहीं करना है, क्या थोड़ा निवेश किया जाए? निवेश किया जाए तो कैसे किया जाए फाइनेंशियल प्लानिंग में? और इसके अलावा काम के टिप्स इस टाइम में त्योहार के क्या रहेंगे आपकी तरफ से? जी स्वाति, बिल्कुल जो पंकज सर ने बोला उसी को आगे एक्सटेंड करूंगा कि अपने बोनस को या कैश फ्लोज जो आपके हैं उसमें 3 हिस्सों में डिवाइड करिए। एक हिस्सा डिवाइड करिए कि मुझे इसको खर्च करना है, चाहे वो मिठाइयाँ, कपड़े या जो भी दिवाली से जुड़ी हुई चीजें हैं, एक हिस्सा मेरा उसमें जाएगा। एक हिस्सा मेरा जो है वो मेरे निवेश में जाएगा, जैसे पंकज सर ने बोला। और तीसरा हिस्सा वो है कि यदि मैं कहीं पे बहुत ज्यादा डेट रिडन हो चुका हूँ, मेरे क्रेडिट कार्ड्स के बहुत ज्यादा बिल अभी भी ड्यू हैं, या मैंने कोई पर्सनल लोन लिया या कुछ इस तरीके के लोन है जो बहुत हाई डेट मैं पे कर रहा हूँ, वो आप रीपे करिए। यदि आप निवेश आपको लगता है कि मेरा डेट बहुत ज्यादा है, तो भले ही वो बोनस का वो हिस्सा जो निवेश के लिए हो वो ना भी करके आप डेट रिड्यूस करिए। क्योंकि आपको अपनी, जैसे हम दिवाली की सफाई की बात करते हैं स्वाति, वैसे हमें अपने फाइनेंशियल जो हमारे पूरे एस्पेक्ट्स होते हैं उसकी भी सफाई या हाइजीन को मेंटेन करना बहुत जरूरी है। क्योंकि ऐसा नहीं हो सकता कि अगर मान लीजिए वो क्रेडिट कार्ड की, जब आपने ये बात की अभी, 42% 48% तक का जो है वो इंटरेस्ट लगता है क्रेडिट कार्ड्स पे। और यदि आप निवेश कर रहे हैं 10-12% की, अगर आप अर्निंग की पोटेंशियल अर्निंग की बात करते हैं, तो बहुत बड़ा मिसमैच है। तो सबसे पहले तो आप उसको रिड्यूस करिए। अब जैसे गुड लोन की बात करते हैं, हाउसिंग लोन वगैरह, वो 8-8.5 पे है। अगर आपकी जो सेविंग्स है आपको 12-13% पे अर्न करके दे रही है, इट इज अ वेरी हेल्दी कॉम्बिनेशन। बट अदर वे राउंड है तो आपको वो करना चाहिए। तो 3 चीजें जैसे मैंने बोला कि अपने एक्सपेंसेस के लिए थोड़ा पैसा निकाल दीजिए, थोड़ा सा आप अपने निवेश के लिए, या आपकी कोई हेल्थ इंश्योरेंस आप अपग्रेड करना चाहते हैं या टर्म लोन अपग्रेड करना चाहते हैं वो कर लीजिए। और तीसरा, अपने डेट को रिड्यूस करिए। तो ये 3 एस्पेक्ट्स पे काम करेंगे तो आई थिंक एक अच्छी दिवाली मनाई जाएगी।
ओके, तो ये रहे आपके लिए इस त्योहार पर काम के टिप्स विकासपुरी की तरफ से। अब निवेश की शुरुआत करनी है तो कैसे फंड्स में आप इन्वेस्टमेंट करें, एसआईपी की शुरुआत करें, या फिर ऑलरेडी आपके पास ऐसे फंड्स हो सकते हैं तो थोड़ा सा और इस त्योहार उन फंड्स में ऐड करें। तो पंकज जी, शुरुआत आपसे करते हैं। आपके पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे सर, और आपने फंड्स चूज क्यों किए? बिल्कुल, देखिए वैसे तो डिपेंड करता है कि आपका क्या गोल है, रिस्क एपेटाइट कैसा है, कितने समय के लिए निवेश करना चाहते हैं, उस हिसाब से अलग-अलग कैटेगरीज के फंड्स होते हैं जिनमें आप निवेश कर सकते हैं। लेकिन इन जनरल बात करें, यदि आपको वेल्थ क्रिएट करनी है, एक डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो बनाना है, तो फिर मैं कुछ फंड्स यहाँ बताऊंगा जो कि डाइवर्सिफाइड फंड्स हैं, जो कि अलग सेक्टर्स में इन्वेस्ट करते हैं और हिस्टोरिकली उनकी परफॉर्मेंस अच्छी रही है। उनको जो मैनेज कर रहे हैं फंड मैनेजर्स, उनका भी एक्सपीरियंस काफ़ी लंबा है। तो उन बातों के आधार पर कुछ फंड्स मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किए हैं, जैसे कि आईसीआईसीआई प्रूडेंशियल लार्ज एंड मिड कैप फंड, एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, निपॉन इंडिया मल्टी कैप फंड, मोतीलाल ओसवाल मिड कैप फंड और व्हाइट ओक कैपिटल मल्टी असेट एलोकेशन फंड। तो ये कुछ फंड्स हैं। अगेन हम जानते हैं कि पास्ट परफॉर्मेंस से इस बात की गारंटी नहीं मिलती है, या इंडिकेशन नहीं मिलता है कि फ्यूचर में भी ऐसे रिटर्न मिल पाएंगे। लेकिन जब फंड सेलेक्ट किए जाते हैं इन जनरल, तो आप कुछ बातों का ध्यान रखते हैं कि पास्ट में कैसा हुआ और फ्यूचर में भी जिस तरह के पोर्टफोलियोज हैं उससे क्या उम्मीद की जा सकती है। तो ये एक इसका आधार है कि मैंने फंड्स आपको यहाँ पर सजेस्ट किए हैं। बिल्कुल, तो एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो के लिए यह है पंकज मटपाल के पसंदीदा फंड्स। और विकास, आपके लिए इस त्योहार में निवेश की शुरुआत के पसंदीदा फंड्स कौन से रहेंगे? जी स्वाति, अगेन जैसा सर बोल रहे थे कि कोई गारंटी नहीं होती कि जो पास्ट परफॉर्मेंस है वही आगे रेप्लिकेट होगी। बट मुझे लगता है कि जिस तरीके से गवर्नमेंट की ये पॉलिसीज आई हैं अभी, टैक्स को लेके जो 12 लाख तक का किया है, जीएसटी को जो उन्होंने किया, तो गवर्नमेंट बहुत ज्यादा डोमेस्टिक पुश की तरफ ध्यान देना चाहती है, कंजम्पशन को बूस्ट करना चाहती है। उसको मद्देनजर रखते हुए मुझे लगता है कि अगर कोई व्यक्ति नया पोर्टफोलियो बनाना चाहे या ऑलरेडी उनका पोर्टफोलियो है और थोड़ा उसमें चेंजेस करना चाहे, तो ये 5 फंड हैं, जैसे आईसीआईसीआई प्रू का इंडिया अपॉर्चुनिटीज, एचडीएफसी का फ्लेक्सी कैप फंड, मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड, निपॉन इंडिया का स्मॉल कैप फंड एंड कोटक का मिड कैप फंड। तो आइडिया ये है कि आपको स्मॉल कैप सेक्टर में भी एक्सपोजर मिल जाए, मिड कैप सेक्टर में भी एक्सपोजर मिल जाए। जो इंडिया की ग्रोथ स्टोरी है वो आपको आईसीआईसीआई प्रू इंडिया अपॉर्चुनिटीज और मेरे एसेट ग्रेट कंज्यूमर फंड के थ्रू वो मिल जाए। और एचडीएफसी फ्लेक्सी कैप फंड, अगेन एक फ्लेक्सी कैप जो फंड है, इसकी परफॉर्मेंस, इसका जो ट्रैक रिकॉर्ड है बहुत अच्छा है। और अगेन ऑल अक्रॉस द मार्केट कैप इसमें आपको एक्सपोजर मिल जाता है। तो यदि ये 5 फंड आपके पास है तो लगभग आपको जो मार्केट का यूनिवर्स है उसका एक्सपोजर आपको मिल जाएगा, और बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच के साथ आप अपने इस पोर्टफोलियो को आगे लेके जा सकते हैं। तो ये मेरे 5 फंड थे जो मुझे लगता है कि पोर्टफोलियो में होने चाहिए। तो ये रहे विकासपुरी के पसंदीदा फंड जो कि इस त्योहार आप अपने पोर्टफोलियो में ऐड कर सकते हैं। धन्यवाद करेंगे पंकज जी आपका, विकास आपका भी हमारे साथ इस शो में शामिल होने के लिए और हमारे दर्शकों के त्योहार की फाइनेंशियल प्लानिंग और बजट की प्लानिंग कराने के लिए। मनी गुरु में बस इतना ही, रुकते हैं ब्रेक के लिए। देखते रहिए जी बिजनेस।